वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 25 नवंबर 2023 और 25 नवंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी का निधन हो चुका है और विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया है और भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023 का आयोजन, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ रोज आपको सुबह ये 7 बजे आपको कंटिन्यू ये करंट की क्लास मिलती रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और ये क्लास सूचना सहायक, जो विद्यार्थी सूचना सहायक की तैयारी करे ना, उसको आपको पूरा दिसंबर तक आपको करंट पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी के लिए दिल्ली पुलिस के भी ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं, आगे राजस्थान पुलिस का भी एग्जाम होगा और आगे सीईटी फिर आने वाली है। और आपको पता है रेलवे के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसी आती है, उसके लिए आपके लिए क्लास बहुत ही रामबाण साबित होगी। क्योंकि जो रेलवे के अंदर एनटीपीसी का एग्जाम देते हैं, ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं, तो उसके लिए भी करंट बहुत जरूरी है। क्योंकि जो मैं करंट करवाता हूँ वहां पर भी आपका ऑनलाइन एग्जाम के अंदर करंट का क्वेश्चन एक भी बार है नहीं जाएगा। तो सारे साथियों को एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का 14वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो मेघालय में। आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 किस देश में आयोजित होगा? दक्षिण अफ्रीका में। 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 किस देश में प्रारंभ हुआ? यह हुआ है इंडोनेशिया में। पंकज अडवाणी ने किसको हराकर 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो सौरभ कोठारी को। हाल ही में तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का किसने अपहरण कर लिया? तो यमन के हुती विद्रोही ने। किस आईआईटी ने पंजाब की सतलज नदी में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की? तो आईआईटी रोपड़ ने। किसने लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता? मैक्स वेस्टापेन ने। जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य के सीएम ने वाटर स्मार्ट किड अभियान का उद्घाटन किया? तो ये किया है मेघालय के सीएम ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। और ये कल के क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन मिल जाते हैं और टेलीग्राम पर आपको शाम को रोज इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी की क्विज भी आपको टेलीग्राम पर मिलती है। इसका लिंक भी आपको टेलीग्राम पर, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, नया नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पर मिलता है। इसके अलावा आपको पता है एनसीईआरटी बुक पर हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको लगातार दी जा रही है। तो आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर हमारी अलग अलग जो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी का निधन हो चुका है। यह किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। ये आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी जिनका नाम था फातिमा बीवी। इनका निधन हो चुका है। और ये किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? तो ये थी, आपको पता है किस राज्य की? तमिलनाडु राज्य की। किसकी थी? तमिलनाडु राज्य की ये पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट की ये पहली महिला जज थी फातिमा बीवी। अभी इनका हाल ही में निधन हो चुका है। देखो, ये थी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल फातिमा बीवी का हाल ही में निधन हो गया और वे 96 साल की थी। न्यायाधीश फातिमा बीवी ने अपने लंबे और शानदार करियर के दौरान देश भर में महिलाओं के लिए एक आदर्श और नजीर के रूप में उन्होंने काम किया था। यानी कि उन्होंने स्पेशल एक शानदार करियर में अपने देश भर में महिलाओं के लिए उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया। और फातिमा बीवी साल 1989 में सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश बनी थी, जो पहली भारतीय महिला थी। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, अब क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में रहती है क्योंकि इनका निधन हो गया। अब याद रखना 1989 के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट में भारतीय महिला न्यायाधीश ये बनी थी और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 3D मुद्रित डाकघर। एक तो पढ़ा है आपने 3D मुद्रित डाकघर है, एक पढ़ा है आपने 3D मुद्रित है इमारत। तो ये मैंने सारे करवाए हैं। तो ये डाकघर वाला तो आया था आरएस एग्जाम के अंदर, और ये इमारत वाला भी मैंने बता दिया केरल के अंदर है, ये बेंगलुरु में है। और अभी ताजा एक क्वेश्चन और बन गया, तो विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है तेलंगाना राज्य में। तो याद रखना, मंदिर है, मंदिर आ गया ना, तो मंदिर तेलंगाना में है। अगर इमारत आए तो इमारत आती है केरल में। अगर आए डाकघर तो डाकघर आएगा बेंगलुरु में। तो ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, बढ़िया तरीके से उसको याद रख लेना बस। अब देखो मुख्य तथ्य, तेलंगाना ने दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया, जो सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में स्थित एक अभूतपूर्व संरचना है। यह मंदिर 4000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और 35.5 फुट की ऊंचाई है इसकी। इस मंदिर का निर्माण हैदराबाद स्थित अपसुजा इंफ्राटेक ने 3D प्रिंटेड कंपनी सिंपली फॉर्ज क्रिएशन के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। और इसके अंदर तीनों गर्भगृह, तीनों देवता है, भगवान गणेश, भगवान शिव और देवी पार्वती। तो ये समर्पित है, तीन देवताओं को ये मंदिर समर्पित होगा, भगवान गणेश जी, भगवान शिव जी और देव पार्वती देवी जी, इन तीनों भगवानों का ये मंदिर समर्पित है। और तेलंगाना के अंदर ये दुनिया का पहला 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया? और ये किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मुझे आशा है कि आने वाला एग्जाम आज की क्लास में से लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से करंट से टपकने वाले हैं, चाहे कोई भी टपके, क्योंकि आज की क्लास में बड़े शानदार करंट के क्वेश्चन बने हैं। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये किया है, दुनिया का सबसे बड़ा है ये संयुक्त अरब अमीरात ने इसका उद्घाटन किया गया है। देखो, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र है 2 गीगावाट के, एक है अल दफरा सोलर फोटोवोल्टिक और एक है इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। तो ये 2 गीगावाट के हैं। अबू धाबी शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित यह संयंत्र लगभग 200,000 घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करेगा और सालाना 2.4 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन स्थापित होने की इसकी उम्मीद लगाई जा रही है। और अब इसका उद्घाटन किसने किया? इस परियोजना का उद्घाटन अबू धाबी के उप शासक थे शेख हज्जा बिन जायद अल नयान ने इसका उद्घाटन किया है। और यूएई इस वर्ष 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। तो 30 नवंबर आने वाली है, 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की सम्मेलन की मेजबानी कौन सा करेगा? यूएई करेगा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात इस वर्ष मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन, किस अभिनेता ने फिल्म बर्लिन के लिए स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? किस अभिनेता ने, कौन सी फिल्म है बर्लिन, तो इसके लिए जीता है इशवाक सिंह। ऑप्शन नंबर डी, किसने जीता है? इशवाक सिंह ने क्या है, फिल्म बर्लिन के लिए स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है जीता। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है इशवाक सिंह है। देखो, इशवाक सिंह ने फिल्म बर्लिन में अपने प्रदर्शन के लिए स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल SAIFF में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है जीता है। पहला पॉइंट आपको बहुत ही जरूरी याद रखना है, फिल्म बर्लिन ने न केवल इशवाक सिंह के उत्कृष्ट चित्रण के लिए प्रशंसा प्राप्त की, बल्कि लॉस एंजल्स के भारतीय फिल्म महोत्सव और जियो मामी 2023 जैसे कई फिल्मों समारोह में सफल स्क्रीनिंग का भी आनंद लिया है। बस ज्यादातर आपको पहला पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहां पर आयोजित हुई है? हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहां पर आयोजित हुई? ये हुई है अपने नई दिल्ली के अंदर। कहां पर आयोजित हुई है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या है, 2+2 जो मंत्री स्तरीय वार्ता है वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई है। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर अपने भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह है, और वहां से ऑस्ट्रेलिया के जो है रक्षा सचिव है वो भी यहाँ पर मौजूद है। देखो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री
और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। यह चर्चा भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य है रक्षा सहयोग को बढ़ाना और दोनों देशों के बीच में रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना, यानी कि दोनों देशों के बीच में जो जितनी भी अर्थव्यवस्था है, कोई रक्षा सहयोग है, उसको मजबूत भी करना। इसमें भारत 5 प्रमुख रणनीतिक साझेदार है, अर्थात जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस और यूके के साथ 2+2 संवाद आयोजित करता है। यानी कि भारत है ना वो 5 देशों के साथ है जो ये 2+2 संवाद आयोजित करता है। तो अमेरिका अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया, इसके बाद में जापान, फिर रूस और यूके के साथ, इन 5 देशों के साथ है भारत है वो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करता है। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास, ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023 अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? अभी आपको पता है, मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया भी 2+2 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित हुई है, उसी के जस्ट बाद ये अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और ये आयोजित होगा ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में। कहाँ पर आयोजित होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है पर्थ है, वहां पर इस अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलियाई हिंद 2023। देखो, भारतीय सेना के 81 सैनिकों का दल दूसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास, अब देखो दूसरा इसका संयुक्त सैन्य अभ्यास है, पहला हुआ था राजस्थान में, पिछली बार आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुका है। यह अभ्यास 6 दिसंबर तक ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया जाएगा। 6 दिसंबर तक यह ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में इसका आयोजन होगा। इस दल में गोरखा राइफल्स 60 नौसेना का एक है और वायुसेना के 20 सैनिक इसके अंदर शामिल है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच में ऑस्ट्रेलिया हिंद अभ्यास पहली बार वर्ष 2022 में राजस्थान में महाजन रेंज में इसका आयोजन किया गया था। ये पिछली बार एग्जाम में आया था, ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर हुआ था, महाजन बीकानेर के अंदर ऑस्ट्रेलिया हिंद के हिंद अभ्यास ये पहली बार 2022 में हुआ था। अब दूसरा जो संस्करण है इसका ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में आयोजित किया जाएगा। बीबीसी 100 वीमेन 2023 में सूची में कौन सी 4 भारतीय महिलाएं इसके अंदर शामिल है? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये 4 भारतीय महिलाएं इसके अंदर शामिल है। एक है दिया मिर्जा, दूसरी है हरमनप्रीत कौर, आरती कुमार राव और एक है जेतसुनमा तेनजिम पालमो। तो ये 4 महिलाएं भारतीय महिलाएं हैं जो बीबीसी 100 वीमेन 2023 की सूची में शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त सभी। देखो, बीबीसी ने 2023 की दुनिया भर की सबसे प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की। इसके अंदर 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। एक है अभिनेत्री दिया मिर्जा, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, फोटोग्राफर है आरती कुमार राव और एक है तिब्बती बौद्ध नन जेतुसनमा तेनजिन पालमो। तो ये 4 महिलाएं शामिल है। अब देखो, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इसका बीबीसी की फुल फॉर्म है ये, इसके अध्यक्ष है वर्तमान में डैम एलन क्लॉस स्टीफस और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय। तो बीबीसी की फुल फॉर्म याद रखना, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अंदर है, 4 महिलाएं इसके अंदर है शामिल हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो, माईकोंग एक चक्रवाती तूफान है, यह तूफान इस साल किस खाड़ी में आने वाला चौथा तूफान होगा? तो माईकोंग एक चक्रवाती तूफान है, ये आपको याद रखना है। तो यह तूफान इस साल बंगाल की खाड़ी में आने वाला ये चौथा तूफान होगा, यानी कि इस साल क्या है, बंगाल की खाड़ी में ये चौथा तूफान आ रहा है। कौन सा? माईकोंग चौथा तूफान आ रहा है, कहां पर है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। देखो, स्काई मेट वेदर, अब ये याद रखना भी, स्काई मेट वेदर के नवीनतम अपडेट के अनुसार आगामी चक्रवाती तूफान इस साल बंगाल की खाड़ी में आने वाला ये चौथा तूफान होगा, जो भारतीय जल क्षेत्र में कुल मिलाकर ये छठा तूफान होगा। यानी कि ओनली अगर बंगाल की खाड़ी में आएगा तो ये चौथा तूफान है, अगर टोटल में अपनी बात करें ना अरब सागर को भी मिलाकर भी, तो ये छठा तूफान है आ रहा है। इसमें प्रभावित क्षेत्र होंगे भारत, बांग्लादेश और म्यांमार, ये शामिल होने का अनुमान है। भूमध्य रेखीय विक्षोभ 25 नवंबर के आसपास अंडमान सागर में प्रवेश कर सकता है। तो आज 25 नवंबर है, तो आज 25 नवंबर के आसपास ये अंडमान सागर में प्रवेश कर सकता है। हाल ही में किस संस्था ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हाल ही में किस संस्था ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? और ये लॉन्च किया है सेबी ने। किसने लॉन्च किया है? सेबी, आपको पता है वर्तमान में अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। सेबी का नाम तो आपने सुना ही होगा, इसके अध्यक्ष है वर्तमान में माधवीपुरी बुच। देखो,
ये है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है सेबी के अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सचेंज यानी कि IRRA प्लेटफॉर्म आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है। ज्यादा आपको गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। सेबी का गठन कब हुआ? 12 अप्रैल 1988 को, और सेबी का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, और सेबी की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? माधवीपुरी बुच इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। क्रिकेट खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स पर आईसीसी ने 6 साल का प्रतिबंध लगाया है। ये किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो क्रिकेट खिलाड़ी हैं मार्लन सैमुअल्स। तो ये इस पर आईसीसी ने 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया, और ये है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है मार्लन सैमुअल्स। उन्होंने आईसीसी ने इन पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया, और ये है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। देखो मुख्य तथ्य, वेस्ट इंडीज के पूर्व बल्लेबाज मार्लोन सैमुअल्स पर आईसीसी ने बड़ा फैसला लेते हुए 6 साल का बैन लगा दिया। वह साल 2020 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके थे, और उन्हें अमीरात क्रिकेट बोर्ड में एंटी करप्शन कोड के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के लिए सभी तरह की क्रिकेट से उन पर बैन लगा देने की। जितने भी क्रिकेट के खेल है ना, 4-6 साल का इन पर बैन लग गया है। किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 50,000 करोड़ रुपए का खनन राजस्व प्राप्त किया है? और ये प्राप्त किया है उड़ीसा राज्य ने। ये आप तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, उड़ीसा राज्य ने अब की बार 2021-22 के अंदर किया 50,000 करोड़ रुपए का खनन राजस्व प्राप्त किया। किसने? उड़ीसा ने। देखो, उड़ीसा के मुख्य सचिव PK जैना ने भारतीय धातु संस्थान की 77वीं वार्षिक तकनीकी बैठक के दौरान राज्य के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। खनन क्षेत्र एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता ने उड़ीसा के राजस्व को 2016-17 में 4900 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 21-22 में 50,000 करोड़ रुपए का व्यय किया है। बस आपको थोड़े आंकड़े ही याद रखने हैं। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, भारत का अक्टूबर में कच्चे तेल का आयात में बढ़ोतरी हो चुकी है। 4 महीने की गिरावट के बाद भारत का कच्चे तेल का आयात अक्टूबर में बढ़ गया, जो दर महीने 5.9% से बढ़कर 18.53 मिलियन मीट्रिक टन तक ये पहुंच चुका है। यह उछाल सितंबर में 1 साल के निचले स्तर के बाद आया है, यानी कि 4 माह बाद ये इसका जो है, महीने बाद इसकी जो बढ़ोतरी देखी गई है। अक्टूबर में भारत के तेल आयात में ओपेक की हिस्सेदारी 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है, यानी कि ओपेक की इसमें बहुत प्रभाव पड़ा है इसके अंदर तभी तो भारत की जो है कच्चे तेल के अंदर आयात में बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना इसको। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। और कल शाम को 4 बजे प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर की क्लास दे दी है। जितने भी जनवरी से लेकर नवंबर तक जितने भी जिन जिन संस्थाओं के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, उनकी मैंने कल आपको बड़ी जबरदस्त एक क्लास दी है, वो आप क्लास से जरूर देख लेना। पिछले वीडियो क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय 21 से 23 नवंबर 2023 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है मेघालय के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज थोड़ी सी हो सकता है आपके लिए क्लास 1-2 मिनट ज्यादा लंबी हो। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में फायरबर्ड ने साहित्य के लिए 2023 जेसीबी पुरस्कार जीता, इसके लेखक कौन है? श्रीधाम बिलाई, विपुल रेखी, पेरुमल मुरुगन या नीरज चौधरी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको पता है कई जो है साथी कमेंट भी कर रहे थे, कल मैंने सुबह देखा था, आपके जो लाइव कमेंट देखे थे भी कह रहे थे कि सर लास्ट में जीके के 5 क्वेश्चन स्टार्ट करो। तो देखो स्टार्ट करने से मुझे कोई एतराजी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता है कई बार क्या करंट के क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं, फिर आपके लिए क्या है, लगभग ये क्लास 20 मिनट तक चली जाती है। तो वहां पर मैं अगर 5 क्वेश्चन आपको और करवाऊंगा ना, तो लगभग 20 मिनट तक ये क्लास चली जाएगी। और आज जैसे क्वेश्चन ज्यादा थे, और लगभग वैसे ही मुझे लगता है 18 मिनट की ये क्लास हो चुकी है। तो इसलिए मैं कोशिश यही करता हूँ भी आपको लगभग 15 मिनट की ये क्लास ज्यादा न हो, ताकि आपको, बाकी आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा, आप टेलीग्राम पर आपको रोज आपको मैं वहां पर 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस आपको वो बढ़िया तरीके से करते रहो। वर्ल्ड इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी में आपको कंटिन्यू दे रहा हूँ। बाकी आपको रोज आपको ये करंट की क्लास मिलती रहेगी। कल संडे है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।